आदाब, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल इंडिया न्यूज। आज सुबह सुबह लाइव पे जा रहे हैं। डेमोक्रेसी का मसला है, पत्रकारिता का मसला है। पर बात ये है कि अगर मुसलमानों की लिंचिंग नहीं होती है तो उनको जेल में डाल दिया जाता है। आदिवासियों के जमीन जंगल लगातार हड़पे जाते हैं। महिलाओं पे हिंसा भड़काने वाले या हिंसा की बात करने वाले और जिन पे हिंसा के आरोप भी लगते हैं, केस भी चल रहे होते हैं, वो सांसद बन जाते हैं, पार्लियामेंट पहुंच जाते हैं। बहुजन के मुद्दे कभी हेडलाइंस में नहीं पहुंच पाते हैं और उसके बाद जो है मिड डे मील जैसे रिपोर्टिंग करने पर और एक ट्वीट करने पर पत्रकारों को जेल भेज दिया जाता है। मैं ऐसा कहूं कि एंटी नेशनल या फिर एक्चुअली में देश को बांटने वाला बिल सांसद से पारित हो जाता है, सीए एनआरसी, तब भी देश खतरे में नहीं आता है, डेमोक्रेसी तब भी खतरे में नहीं आता है। जो हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उनको लगता है कि डेमोक्रेसी तब खतरे में आ गया जब रिपब्लिक टीवी के चेयरपर्सन या मैं कहूं हेट मोंगरर अर्नब गोस्वामी को मुंबई पुलिस अरेस्ट कर ले जाती है। तब अमित शाह जी को लगता है कि डेमोक्रेसी खतरे में आ गई है। तो आज की जो चर्चा है हम इसी पे करेंगे कि डेमोक्रेसी को असल में किससे खतरा है। और अभी जो है हिंदुस्तान की जो डेमोक्रेसी है, भारत की जो डेमोक्रेसी है, वाकई में जो है हमारे हेट मोंगरर या स्टूडियो पत्रकार जो है उनके अरेस्ट होने से वाकई जो है हमारी डेमोक्रेसी खतरे में आ गई है। तो इसके लिए जो है हमारे साथ जो आज गेस्ट जुड़े हैं, सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगा अनिल चमारिया जी से। अनिल चमारिया जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। उसके बाद हमारे साथ जुड़े हैं असद अशरफ। असद अशरफ फॉर्मर जर्नलिस्ट हैं और उसके बाद वो कारवा इंडिया के फाउंडर भी हैं। फिर हमारे साथ डॉक्टर मनीषा बांगर जी हैं। डॉक्टर मनीषा बांगर सोशल और पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। उसके साथ ही वो नेशनल इंडिया न्यूज नेटवर्क की फाउंडर हैं। आप तीनों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद। शुक्रिया, थैंक यू जी। पहला सवाल जो है वो मैं अनिल चमारिया जी से पूछना चाहूंगा कि ये जो पूरा मामला हुआ है, अर्नब गोस्वामी को अरेस्ट किया गया और उसके बाद से एक पूरा धरा है जिसमें डेमोक्रेसी खतरे में आ गई है, पत्रकारिता पे संकट मंडरा गया है, इस तरीके की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। आप जरा जो ये पूरा का पूरा डायलॉग है या डिस्कशन है या जिस तरीके से ये चर्चा जिस तरफ जा रहा है उसको विस्तार से हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या पूरा मामला है, कैसे डेमोक्रेसी खतरे में आ गई। दरअसल ये मसला यहाँ से शुरू होता है कि एक पत्रकार एक बड़ी कंपनी का मालिक बनना चाहता है और ऐसे कई पत्रकार हैं जो इस समय हजार हजार करोड़ रुपए की कंपनी के मालिक हैं। कई ऐसे पत्रकार हैं। उसमें एक रेस है कुछ छोटे से ग्रुप में, पत्रकारों के एक छोटे से ग्रुप में, कि उन्हें भी जो लोग अरबपति बन रहे हैं उनकी लिस्ट में उनका नाम भी शुमार होना चाहिए। और इस कोशिश में एक नाम अर्णव गोस्वामी का भी हम लोग देखते हैं। अर्णव गोस्वामी ने अपनी कंपनी बनाई और अपनी जब कंपनी बनाई तो उसके बाद उसने एक चैनल खोलने की कवायद शुरू की और वो कवायद शुरू की जिन लोगों के साथ मिलकर उसने कवायद शुरू की थी उसमें पॉलिटिशियन भी थे और पॉलिटिशियन वो थे जो आर्म्स के पूरे ट्रेड में इन्वॉल्व रहे हैं। उनकी एक लॉबी रही है। वैसे लोगों के साथ मिलकर उन्होंने एक चैनल की शुरुआत करने की कोशिश की और वो कोशिश उनकी सफल हुई। इसी दौरान उसमें 2018 की ये जो अभी घटना आई है 2018 की यानी 2018 की ये घटना है जिसमें कि एक डिजाइनर ने उनकी स्टूडियो को पूरा डिजाइन किया या उसको तैयार किया और उसकी जो उनके पैसे उनको देने थे, जो उनका क्लेम था या जो उनका एग्रीमेंट रहा होगा,
उसका उन्हें भुगतान करना था, उनको पेमेंट करना था, लेकिन उन्होंने उसका पेमेंट नहीं किया। और पेमेंट न करने की स्थिति में वो जो कामगार था, उसकी जो माली हालत थी, उसकी जो फाइनेंशियल कंडीशन थी, वो बहुत ही खराब हो गई। और इस हद तक खराब हो गई जिस तरह से हमारे किसी किसान की, किसी मजदूर की, किसी गरीब गुरबे की हालत खराब हो जाती है और उसके सामने कोई और अल्टरनेट नहीं रहता है सिवाय इसके कि वो सुसाइड कर ले। और उसने वो सुसाइड कर लिया, लेकिन सुसाइड करने से पहले उसने एक नोट लिखा। जैसा कि आमतौर पर हम लोग देखते हैं कि जो सुसाइड करते हैं लोग, वो बकायदा अपने हालात के बारे में बताते हैं, और उस हालात तक पहुंचने के लिए यदि कोई जिम्मेवार है तो उसके नाम की भी चर्चा वो लोग करते हैं। उसी सुसाइड नोट में एक नाम आया था अर्णव गोस्वामी का। अर्णव गोस्वामी जो रिपब्लिक के जो इंडिया चैनल है उसके मालिकों में है, उसकी चेयरपर्सन है, और पत्रकारिता की टर्मिनोलॉजी में वो एडिटर इन चीफ भी है। यानी मालिक और संपादक जिस तरह से अखबारों के, मीडिया कंपनियों के आजकल एक हो गए हैं, उसी तरह से वो भी हो गए। उन्होंने पैसे नहीं दिए, और वो जब शिकायत दर्ज हुई पुलिस थाने में उनके खिलाफ या उस आत्महत्या की घटना को लेकर, तो उस समय जो महाराष्ट्र की सरकार थी, उस सरकार ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। और वो कार्रवाई लगभग 2 साल हो गए, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। उनकी जिन्होंने सुसाइड की थी, उनकी पत्नी और उनकी बेटी लगातार सरकार से ये मांग कर रही थी, पुलिस से मांग कर रही थी कि आप इसके खिलाफ, इस हमारे शिकायत के खिलाफ कार्रवाई करें। लेकिन सरकार ने उस पर कार्रवाई नहीं की, पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। और इस बीच में हमने ये देखा कि कार्रवाई नहीं की, तो इसका मतलब ये हुआ कि क्या कोई जो टेलीविजन चैनल का जो मालिक है, संपादक है, उसके बीच में और सरकार जो चला रहे हैं लोग बीच में, उनका क्या कोई नेक्सस है? हाँ, वो नेक्सस दिखाई दिया। वो नेक्सस ये दिखाई दिया कि लगातार उसके बाद से और उसके पहले से लगातार हमने ये देखा कि जो लोग सरकार चला रहे हैं, उनके एजेंडा को, उनके यानी कि न केवल एजेंडा को बल्कि उनकी वर्ड्स को, न केवल उनके वर्ड्स को बल्कि उनके पूरे नजरिए को वो अपने चैनल पर प्रोपगेट करते रहे। अपने चैनल पर वो फैक्ट जो होता है, वो फैक्ट की एक तरह से किलिंग करते रहे, उसको मारते रहे। और लगातार समाज में एक डायलॉग प्रोसेस शुरू करने का काम मीडिया कंपनियों का होता है या होना चाहिए, लेकिन उसकी बजाय वो समाज में कैसे एक घृणा का वातावरण बने, एक हेट का कैंपेन उन्होंने एक तरह से वो चलाया। और ये पूरी घटना इस तरह से है कि जब नई सरकार आई है, तो नई सरकार ने उसी शिकायत पर अभी कार्रवाई की, और उस कार्रवाई के तहत अर्णव गोस्वामी को गिरफ्तार किया गया। उसको पुलिस ने उनके घर से गिरफ्तार किया। ये पूरा मामला ये है। जी जी, थैंक यू सर इस पे ब्रीफली ये पूरा अपडेट देने के लिए और सही से क्लियरली एक्सप्लेन करने के लिए कि पूरा मामला आखिर है क्या। तो दूसरे सवाल के लिए मैं असद अरशद जी आपके पास में आना चाहूंगा, और मैं आपको लाइक आपके साथ में एक घटना हुई है, आपको लाइव टेलीविजन पे, नेशनल टेलीविजन पे एज अ गेस्ट इनवाइट करा और आपसे ही कहा गया और आपको ही अपनी ओपिनियन रखने पर टेररिस्ट सिंपैथाइजर कहा गया। तो अभी से उस घटना को जब आप देखते हैं तब की बात और अभी तक में अर्णव गोस्वामी की रिपोर्टिंग या उनकी जर्नलिज्म को आप किस तरीके से देख रहे हैं और आपका क्या अंडरस्टैंडिंग बना है अर्णव गोस्वामी पे?
असद नहीं, भाई। मुझे लगता है, हाँ, मुझे लगता है कि सबसे पहले तो जो लोग फ्रीडम स्पीच की बात कर रहे हैं अर्नब के डिफेंस में, उनको ये जानना चाहिए कि फ्रीडम स्पीच जो है वो अर्नब के डिक्शनरी में कहीं भी नहीं है। अर्नब कॉन्ट्ररी ओपिनियन को कहीं बर्दाश्त नहीं करते हैं, तो उनके हवाले के लिए फ्रीडम स्पीच की बात करना फ्रीडम स्पीच का मजाक उड़ाना है। अर्नब एक ऐसे इंसान हैं, एक ऐसे होस्ट हैं जो अपने स्टूडियो में लोगों को बुलाते हैं, उन पे चिल्लाते हैं और वो जवाब देते हैं तो उनका माइक भी ऑफ कर देते हैं। तो जो इंसान दूसरे को सुनने को तैयार नहीं है, वो क्या, उसके लिए क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच का डिफेंस तैयार किया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि अर्नब गोस्वामी के लिए सबसे पहले तो फ्रीडम स्पीच का डिफेंस जो है, जो लोग बोल रहे हैं कि फ्रीडम स्पीच पे हमला है और अर्नब की अभिव्यक्ति पे हमला है, उसको उनको ये समझने की जरूरत है कि अर्नब इज समवन हु हैज ऑलवेज डिफाइड द वैल्यूज ऑफ फ्रीडम स्पीच एक्सप्रेशन, और उनको जो सही लगता है वो खुद ही स्टूडियो में चिल्लाते हैं, जो प्रोपेगेंडा करना होता है वो खुद ही स्टूडियो में चिल्लाते हैं। 4 साल पहले जब मेरे साथ ऐसा हुआ था तो अर्नब, ऑफ कोर्स अर्नब वाइल्ड तो थे, अर्नब उस वक्त भी उनका तेवर और अंदाज कुछ इसी जैसा था जैसा आज है, लेकिन 4 साल में चीजें और बदल गई हैं। जैसा कि अनिल चमड़िया जी ने कहा कि अब उन्होंने अपना चैनल स्टार्ट किया है और उनको पैसे कमाने की होड़ है। तो उस दौरान अर्नब का वाइल्डनेस जो है और जो उनका एक प्रो हिंदुत्व एजेंडा बन रहा था पिछले कई सालों से, मतलब मुझे लगता है कि 2012-13 से अर्नब ने अपने आप को ये दिखाना शुरू किया था कि वो प्रो हिंदुत्व हैं और प्रो बीजेपी हैं। वो बढ़ता ही गया है और अब वो पागलपन के दौर पे आ गया है। जब से उन्होंने रिपब्लिक स्टार्ट किया है तब तो अब वो पागलपन की तरह लगता है, जिस तरह से वो प्रोपेगेंडा को न्यूज रूम में बैठ के एस्टैब्लिश करते हैं और प्रोपेगेंडा को फैलाने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है कि बिल्कुल वो पागलपन के स्तर पे है। तो अर्नब के हवाले से मुझे लगता नहीं है कि फ्रीडम और दूसरे और जो लोग ये बात कह रहे हैं कि ये फ्रीडम स्पीच पे हमला है और अभिव्यक्ति की आजादी पे हमला है, कि मतलब जर्नलिस्ट जो जिस केस में उनको अरेस्ट किया गया है तो वो तो जर्नलिज्म फ्रीडम ऑफ स्पीच का कोई मसला ही नहीं है वहां पे, क्योंकि वो जर्नलिज्म से रिलेटेड है भी नहीं है। वो एक सुसाइड का केस है जहां पे जिन्होंने सुसाइड किया है वो क्लियरली ये लिखते गए हैं कि अर्नब उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं और ये वही अर्नब हैं। अब जो लोग उनका इस मामले पे भी डिफेंस कर रहे हैं तो ये हमें जानने की जरूरत है, ये वही अर्नब हैं जो कुछ दिन पहले तक सुशांत सिंह राजपूत केस पे पूरे देश में हल्ला मचा रखा था, पूरे देश में एक कैंपेन चला रखा था एक लड़की, एक महिला के खिलाफ, जिसके खिलाफ कोई ऐसा सबूत नहीं था और ना ही सुशांत सिंह राजपूत किसी के बारे में कुछ लिख के गए थे। उन्होंने उनका कोई सुसाइड लेटर नहीं था। तो एक ऐसे बेसलेस, मतलब जो आदमी स्टूडियो में बैठ के इतने बेसलेस एलिगेशंस लगा सकता है, जो आदमी स्टूडियो में बैठ के कुछ भी बोल सकता है, किसी को कुछ भी कह सकता है, किसी को आतंकवादी कह सकता है, किसी को मर्डरर कह सकता है, किसी को मॉलेस्टर कह सकता है, किसी को ड्रग एडिक्ट कह सकता है, तो मुझे लगता है कि उसके लिए तो उसको पहले गिरफ्तार कर लेना चाहिए था। अगर एक सही सही मायने में हमारे यहाँ प्रजातांत्रिक सरकार होती और डेमोक्रेटिक सरकार होती तो उनको ये स्पेस नहीं दिया जाता है इतना कुछ करने के लिए। और जिस तरह से वो मजाक उड़ा रहे थे खुलेआम बैठ के जर्नलिज्म का अपने स्टूडियो में, और जो फ्रीडम ऑफ हवाले के बाद फ्रीडम ऑफ स्पीच के हवाले से बात कही जाती है उन चीजों का मजाक उड़ा रहे थे अपने स्टूडियो में। मुझे लगता है उनको अरेस्ट तो पहले करना चाहिए था, लेकिन फिर भी जो अरेस्ट अभी हुआ है और जिस तरह से उनको एक सुसाइड के केस में अबेटमेंट टू सुसाइड के केस में अरेस्ट किया गया है, मुझे लगता है कि उस केस की जांच पड़ताल होनी चाहिए। और क्योंकि वो साफ चिट्ठी में उनका नाम लिखा गया था, और ये भी जानने की कोशिश करनी चाहिए कि पिछली सरकार ने उस केस को एब्रप्टली क्यों बंद कर दिया। तो बेसिकली दिस इज व्हाट आई वांट टू से। जहां तक अर्नब के जर्नलिज्म का सवाल है, वो तो हम सब देख रहे हैं, जग जाहिर है कि क्या जर्नलिज्म वो कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि जो उनका बीजेपी का कोर सपोर्ट है वो भी उसे फॉर ग्रांटेड लेता है, वो भी जानता है कि ये तो आदमी ऐसा ही बोलेगा ही। तो आई डोंट थिंक they are very open about coming out in support. Of course they have been saying things in support of him, लेकिन मुझे लगता है कि वो भी एक लीडरशिप जो बीजेपी की है उन्हें फॉर ग्रांटेड लेने लगी है, उनके पागलपन नजरिए को देख के और जिस तरह से वो स्टूडियो में पागलपन का एक नाच रचते हैं। तो अर्नब की जर्नलिज्म को तो मुझे लगता है सब समझते हैं, हम नहीं। और जो लोग प्रो हिंदुत्व पॉलिटिक्स हैं, जो लोग प्रो बीजेपी हैं, वो भी कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली ये जानते हैं कि ये आदमी जर्नलिस्ट नहीं है और ये आदमी बैठ के किसी के लिए प्रोपेगेंडा कर रहा है, चाहे ये प्रोपेगेंडा उनके लिए ही क्यों ना हो, ये आदमी एक प्रोपेगेंडिस्ट है।
और डेमोक्रेसी में इस तरह के प्रोपेगेंडिस्ट की हमें कोई जगह होनी नहीं चाहिए। आई थिंक इन पे और भी केसेस लगाने चाहिए। और जिस तरह से इन्होंने हेट को बढ़ावा दिया है स्टूडियो में बैठ के पिछले कई सालों में, चाहे वो मेरे केस में हो, उमर खालिद के केस में हो, सुधा भारद्वाज के केस में हो, और कई सारे केसेस हैं जहां पे उन्होंने लोगों के खिलाफ हेट फैलाया है, नफरत की भावनाओं को फैलाया है। तो उन सब केसेस में भी उनको ट्राई करना चाहिए। जी जी। ये बिल्कुल बहुत वाजे है कि कई सारे केसेस है। इनफैक्ट अभी रिसेंट का जिस तरीके से हम देखेंगे कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में जिस तरीके की कैंपेनिंग हुई है, जिस तरीके की मतलब यहाँ तक भी निकल करके आया था कि जो कि दूसरे न्यूज चैनल एक दूसरे के बारे में एटलीस्ट जब बात नहीं करते, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, वो तक इस पे आ गए कि उन्हें भी आकर के रिपोर्टिंग कर करके बतानी पड़ी कि जो है एक खास चैनल के जो लोग हैं वो भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं समर्थन में, किसी के विरोध में और किसी के समर्थन में। मतलब कि चैनल जो है यहाँ तक पहुंच गई है कि वो भीड़ इकट्ठा कर रही और वो जो है लोगों को बुला कर करके नारेबाजी और पता नहीं क्या क्या कर रही है। तो ऑब्वियसली जर्नलिज्म का स्तर जो है उनका वो हर जो है वो पिछले 4 साल में ऑब्वियसली और भी गिरा है, जैसा आपने भी एक्सप्लेन करा असद भाई। इससे आगे ही मैं जो अगला सवाल है डॉक्टर मनीषा बांगर से समझना चाहूंगा कि अभी अनिल चमारिया जी ने भी एक्सप्लेन करा कि पूरा मामला क्या है, और फिर असद अशरफ जी ने भी एक्सप्लेन करा कि जो इस पूरे केस का ताल्लुक है वो किस चीज से है। उसके बावजूद जो है जो एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया है वो जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके प्रेस रिलीज कर करके उन्होंने एक नोट रिलीज किया है जिसमें उन्होंने, और इसके अलावा भी कई सारे जो पत्रकार हैं और सीनियर जर्नलिस्ट हैं और कई सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने भी अपने अपने हवाले से सॉलिडेरिटी एक्सप्रेस करी है कि इट्स अगेंस्ट इस अटैक ऑन द सोलिडिटी ऑफ प्रेस, आई मीन प्रेस के फ्रीडम पे अटैक है और अर्नब पे अटैक है। तो और ये भी कहा है कि अर्नब के साथ में है, और प्रेस गिल्ड ऑफ इंडिया ने अपने लेटर में एक्सप्रेस करा है कि मतलब पुलिस से कहा है कि वो रियायत बरतें और फेयर और मतलब फेयर इंक्वायरी हो, और इस तरीके के कई सारे पॉइंट्स उन्होंने प्रेस रिलीज में मेंशन करी है। तो क्या वाकई उस प्रेस रिलीज की जरूरत थी मैम? धन्यवाद अनवरुल ये कंडक्ट करने के लिए और ये सवाल सामने लाने के लिए। सबसे पहले मेरे ख्याल से वो जो बैकग्राउंड में हमारी भूमिका बनी हुई है उसके ऊपर मैं और ना बोलना चाहूँगी, और जो स्पेसिफिक आपने सवाल पूछा है उसके ऊपर आती हूँ सीधे। देखेंगे आपकी सुबह 7 बजे के करीब जो श्रृंखला क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स हुई है, तो उसके पहले ऐसा हुआ है कि सारी दुनिया ने देखा है दोनों तरफ से पुलिस अपनी तरफ से 4-5 पुलिस रिकॉर्डिंग कर रही थी, और क्योंकि उनका खुद का चैनल होने की वजह से अर्नब की मिसेस भी, वाइफ भी रिकॉर्डिंग कर रही थी, और भी कई रिकॉर्डिंग्स पैरेलली चल रहे थे। जहां से जो रिकॉर्डिंग उपलब्ध है, और आज की तारीख तक 4 तारीख से लेकर आज तक मैंने पूरी छानबीन की इंटरनेट पे, और पूरी तरह से कुरेद कर देखा कि और कुछ नया वीडियोस अगर सामने आए हैं या देखे, लेकिन नहीं, जहां से पुलिस की एंट्री होती है वहां से पुलिस बार बार कह रही है कि हमको 1-2 घंटे तक बाहर रखा गया, और वह अंदर आते साथ ही अर्नब और उनकी मिसेस फिजिकल असॉल्ट कहती है, लेकिन कुछ भी उसकी पुष्टि ना किसी वीडियो रिकॉर्डिंग में होती है, ना ही कोई व्यक्ति वहां का बोल रहा है। हम पुलिस एक्सेसेस के लिए हमें मालूम है कि पुलिस एक्सेसेस करती है, और ये कोई ये भी कुछ सालों में इसकी भी बढ़त हुई है, लेकिन स्पेसिफिकली अगर अर्नब की बात की जाए और देखा जाए कि हाई प्रोफाइल मामला होने की वजह से मुंबई पुलिस भी काफी सतर्क थी, और वह भी अपने तरह से डॉक्यूमेंटेशन में पूरी तरह से लगी हुई थी। उसके बाद में सारी क्रोनोलॉजी आप जाते हैं आज तक की वो कस्टडी में है, वहां तक के भी ये होता है, नजर ये आता है कि अगर आप दंगा भड़काने वाला बात करते हैं, अगर आप महिला विरोधी बोलते हैं, अगर आप टारगेटेड तरीके से बोलते हैं, आप प्रोपेगेंडिस्ट होते हैं, आप किसी विशिष्ट पार्टी को लेकर उनका मुख लाउड स्पीकर बन जाते हैं,
उनका ही आप मुखपत्र बन जाते हैं, आप उनके तरफ से हिज मास्टर्स वॉइस का आप पूरी तरह से पालन करते हैं, तो यह फ्रीडम ऑफ स्पीच के दायरे में नहीं आता, ऐसे कई लोगों को लगता है। मतलब ये एंटी डेमोक्रेटिक भी है और जर्नलिज्म एथिक्स के खिलाफ है, ऐसा कई लोगों को नहीं लगता है। और यह इस देश के जर्नलिज्म की त्रासदी है, जर्नलिज्म जो कि एक विशिष्ट वर्ग के हाथों में है। और यही वजह है, इसी तरह के जो इंटरवेंशंस हुए हैं जर्नलिज्म और एडिटर्स गिल्ड की तरफ से, जो नुमाइंदे वहां पर खड़े हुए हैं, उन लोगों की क्या ऐसे वक्त में ड्यूटी है या उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो निष्पक्ष तरह से देखे, लेकिन ऐसा हमको नजर नहीं आता। पुनः 7 साढ़े 7 के समय से लेकर आप देखेंगे कि तुरंत ही, मतलब 9 और 10 के बजे एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, जिसमें कि सीमा मुस्तफा जी, अमरनाथ जी और संजय जी है, उन्होंने बयान और मतलब पब्लिक कर दिया कि वह उसके खिलाफ है। ये जो हुआ है और वो डिमांड करते हैं कि निष्पक्ष तरह से हो और उनके ऊपर कोई जाति ना हो। उन्होंने इस चीज को वेरीफाई करने की भी जरूरत नहीं समझी, उन्होंने उस चीज की तहकीकात करने की भी जरूरत नहीं समझी, वो प्रीएम्प्टिव और प्रिकॉशियस होकर उसको कहने लगे। मतलब दिस इज नॉट द वे। बेसिक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की भी एथिक्स इसमें उन्होंने, एडिटर्स गिल्ड भी नहीं पालन कर रहा है। जब आप और तुरंत आप देखेंगे सारा कुछ उपलब्ध है। टाइम्स नाउ के जो है रविशंकर जी, इंडिया टीवी के जो है रजत शर्मा जी, सोनिया सिंह जो एनडीटीवी की हैं, उनके सबके बयान आप देखेंगे कि वह कह रहे हैं कि हम इसके खिलाफ है और इसकी भर्त्सना करते हैं और उनके साथ जाति नहीं होनी चाहिए, उनको पकड़ना गलत था। अरे आप पता तो कर लीजिए किस चीज के लिए पकड़ा गए हैं। आप देखिए तो whether it is warranted or not, and the police had a relevant case to book him. ना देखते हुए ये बिल्कुल प्रोटेक्शन में आ गए। तो ये किस टाइप का प्रोटेक्शन दे रहे हैं आप इमीडिएटली, जस्ट बिकॉज ही इज योर फ्रेटर्निटी पर्सन, आपके फ्रेटर्निटी के हैं। तो अगर जर्नलिज्म कहाँ पर है फिर? आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच का आपने किस तरह से रोल इख्तियार किया हुआ है? इनकी पूरी क्रेडिबिलिटी संदिग्ध होती है। और तभी यह गैर तलब नहीं है कि वर्ल्ड सोशल इकोनॉमिक फोरम जो है, इकोनॉमिक फोरम जो है, कई तमाम फोरम ने यहाँ के जर्नलिज्म की जो स्तर नीचे हुआ है वो यूं ही नहीं कहा गया है। ऐसे ही मौकों पे होती है जांच, ऐसे मौके पे निष्पक्षता नजर आती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नजर नहीं आया। अब यहाँ पर ये जो व्यक्ति है, इतना कह के इस चीज को यहाँ पर विराम देना चाहूंगी इस प्रश्न के ऊपर कि यहाँ पर जो व्यक्ति इन्होंने जो अर्नब के समर्थन में गए हुए हैं, इनके बोलने में और बीजेपी प्रोपेगेंडिस्ट जो सोशल मीडिया पे अर्नब के समर्थन में आ रहे हैं और जो बैनर्स लेके रास्ते पर आ रहे हैं बीजेपी पार्टी के तरफ से, इनमें मुझे कोई अंतर ही नजर नहीं आता। उन जो लोग आ रहे हैं इस तरह से और जो जर्नलिज्म के एक जेनिथ पे बैठे हुए हैं, इनके बयान में और इनके बयान में मुझे कोई फर्क ही नजर नहीं आता। तो ये किस तरह का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की पैरवी की जा रही है? और दूसरी बात कि अगर ये ही वह लोग हैं, आप देखें एनडीटीवी, आप देखें टाइम्स नाउ, आप देखें इंडिया टीवी, इन लोगों ने लिबरल होने के अंतर्गत, लिबरल का मुखौटा पहनकर अर्नब के और जो संघी टीवी जिनको कहा जाता है, या राइट विंग प्रोपेगेंडिस्ट टीवी चैनल जिनको कहा जाता है, चाहे वो सुधीर चौधरी हो या सरदाना हो या अर्नब गोस्वामी हो, इन तमाम लोगों का एक ऑल्टरनेटिव देने के पक्ष में ही इन्होंने अपने टीवी चैनल को रखा हुआ है कि हम लोग राइट विंगर्स के ऑल्टरनेटिव है और हम लोग लिबरल मीडिया है। तो लिबरल मीडिया का क्या ये कहना है कि एक कोई खास व्यक्ति, वह मिसोजिनिस्ट रहे या महिला विरोधी रहे, वो बहुजन विरोधी रहे, वो SC/ST विरोधी रहे, वह मुसलमान विरोधी रहे, वो दंगा भड़काए कोरोना के समय में लोगों को, वह और सरकारों को, उद्धव ठाकरे जी को, बघेल जी को और तमाम जो गैर बीजेपी सरकारें थी, उनको अपना काम भी नहीं करने दे रहे थे। पलायन मजदूर के खिलाफ ये बोले, सारे मतलब जिनसे डेमोक्रेसी बचती है, लोकतंत्र बना रहता है, उनके खिलाफ बोले।
और उनके खिलाफ बोलने के वक्त में ना इन्होंने तभी भी उसकी भर्त्सना नहीं की। और जब वो सेक्सिस्ट होते हैं और मिसोजिनिस्ट होते हैं और ये होते हैं, और ऐसे व्यक्ति को क्या करने पे आप उसको ठीक करेंगे? मीन्स देयर आर चेक्स एंड बैलेंसेस इन अ डेमोक्रेसी, राइट? बैलेंस है, और वो बैलेंस यही है कि उनकी जो हमारे कानून में लिखा हुआ है। तो ऐसे व्यक्ति का कानून के तहत में जब उसको आप उनके ऊपर चेक और बैलेंस लाएंगे, तो आप वो चेक एंड बैलेंस के ऊपर ही आप फ्रीडम ऑफ स्पीच का एक्सप्रेशन के खिलाफ हो रहा है ऐसा बोलेंगे? तो इसका मतलब इनको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और लोकतंत्र क्या है और लोगों का कल्याण क्या है, इन बेसिक चीजों की भी जानकारी नहीं है। ये एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के ऊपर बैठे हुए लोग और तमाम जो एडिटरान बने बैठे हुए हैं, और यही जर्नलिज्म के लिए और यही लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है, यह मैं मानती हूँ। चौथा जो स्तंभ है डेमोक्रेसी का, अगर उसका पतन इस तरह से हुआ है तो वाकई में ये खतरा है। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया से यह एक्सपेक्टेशन नहीं थी किसी की। जी जी, थैंक यू मैम इस तरीके से पूरा एक्सप्लेन करने के लिए पूरा मुद्दा। अगला सवाल जो है मैं असद अशरफ जी से पूछना चाहूंगा कि ये जो पूरा का पूरा अभी मामला है, जो मामला चल रहा है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि मतलब अर्नब गोस्वामी के अरेस्ट के बावजूद के बाद जो है ये पूरा का पूरा क्राइसिस इमर्ज हुआ है डेमोक्रेसी का, और इस तरीके से तो मैं यहाँ पे कुछ नाम लेना चाहूंगा, सिद्दीक कपल, किशोर चंद्र, प्रशांत कनौजिया, राजीव शर्मा, धवल पटेल, इसके अलावा भी कई सारे लंबे लिस्ट हैं जो जर्नलिस्ट जिनको वाकई में अरेस्ट किया गया है, जो जेलों में गए हैं, लेकिन उनके सपोर्ट में या फिर तभी जो है प्रेस फ्रीडम को बरकरार रखने के लिए कभी कोई जो है हमने नहीं देखा कि कोई पूरा का पूरा मंत्रिमंडल, मैं यहाँ पे सोसाइटी के अलग अलग खत्ते के लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, गवर्नमेंट का जो एक है, यूनियन मिनिस्टर्स हैं या पॉलिटिशियंस हैं जो ऑलरेडी गवर्नमेंट को सर्व कर रहे हैं, वो कभी इस तरीके से नहीं आया। बट अर्नब के अरेस्ट में वो पूरा का पूरा वो निकल करके आ रहा है। तो मतलब क्या रीजन है इसका, क्यों इस तरीके से पूरी की पूरी जो है गवर्नमेंट के जो लोग हैं वो निकल करके आ रहे हैं अभी अर्नब के सपोर्ट में? एक तो ये है कि गवर्नमेंट के लोग जो हैं वो उनको डिफेंड तो करेंगे ही, अब कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ही। लगातार अर्नब उनके लिए कैंपेन करते रहे हैं, चुनाव स्टूडियो में बैठ के चुनावी प्रचार करते रहे हैं, उनकी पॉलिटिक्स को एम्बोल्डन करने के लिए माहौल बनाते रहे हैं। और जो चीज हम पब्लिक डिस्कोर्स में देखते हैं, जिस पब्लिक डिस्कोर्स के बेसिस पे बीजेपी पोजीशंस लेती है या संघ पोजीशंस लेती है आज के डेट में, उसको स्टूडियो में ही बनाया जाता है, उसका कंसेंट जो मैन्युफैक्चर किया जाता है उस पूरे नैरेटिव को स्टूडियो में, तो वो तो बीजेपी करेगी ही। इतना तो करना ही पड़ेगा किसी को जो खुलेआम आपके लिए काम कर रहा है, जो आपके लिए दिन रात चिल्ला रहा है टीवी बैठ के, उसके लिए आपको पोजीशन लेना पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो पोजीशन बीजेपी ले रही है ये अपने आप में एक मजाक की बात है और दुनिया में अपना मजाक बनवा रही है, क्योंकि जब ये लोग फ्रीडम स्पीच की बात करते हैं, जब ये डेमोक्रेसी की बात करते हैं, तो दुनिया इन पे हंसती है। और दुनिया इन पे हंसती है, इनकी कोर कॉन्स्टिट्यूएंसी शायद तालियां बजाती होंगी, लेकिन दुनिया इनकी कोर कॉन्स्टिट्यूएंसी से बहुत बड़ी है। और हम आज के युग में हम लोग एक ग्लोबल एरा में भी जीते हैं, जहां बहुत कुछ एक दूसरे पे डिपेंड करता है और बहुत कुछ हमारे इंटरेक्शंस होते हैं दूसरे देशों से। तो ये सब कह के फ्रीडम ऑफ डेमोक्रेसी पे हमला है और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे हमला है, स्पीच पे हमला है, ये तो सरकार के लोग अपना मजाक बना रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से पिछले 5-6 सालों में हमने देखा है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के इन लोगों ने धज्जियां उड़ाई हैं, चाहे वो किसी भी केस में हो। प्रशांत कनौजिया केस में उनको एक साल 1 महीने के लिए 2 महीने के लिए जेल में रहना पड़ता है, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने कुछ ट्वीट किया था और कुछ स्टोरी की थी। तो ऐसे लोग अगर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करें, डेमोक्रेसी की बात करें, तो इट्स लाइक मॉकिंग एट देमसेल्फ इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड। और अमित शाह ने पहले दिन ट्वीट किया था पुलिस एक्सेस के बारे में, तो हम पुलिस एक्सेस के बारे में अमित शाह, इससे बड़ी आयरनी कुछ हो नहीं सकती है दुनिया में कि पुलिस एक्सेस के बारे में अमित शाह बात करें, जो रोज दिल्ली में सीए प्रोटेस्ट, जो डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट था बिल्कुल, जहाँ पे कोई वायलेंस नहीं हुआ था, जहाँ पे लोग संविधान के दायरे में प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनपे यूएपीए के अंदर कार्रवाई की जा रही है, होम मिनिस्टर द्वारा नियंत्रित पुलिस के द्वारा। तो
ये सब तो हिपोक्रेसी, दुनिया देख रही है हिपोक्रेसी को, दुनिया समझ रही है इस हिपोक्रेसी को, और दुनिया हंस भी रही है इनके हिपोक्रेसी को। तो मुझे लगता है कि ये जो पूरा आर्ग्यूमेंट है बीजेपी का, फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन, दिस इज समथिंग लाइक मॉकिंग एट देयर ओन सेल्फ फॉर डूइंग दिस। नाउ आई विल कम बैक टू कि जो दूसरा तबका है, जो मुझे लगता है उस पर मैं बोलना चाहूंगा। जो दूसरा तबका है जो अपने आप को तथाकथित लिबरल कहता है और कहता है कि हम, देखिए लिबरलिज्म से हमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लिबरलिज्म की आड़ में जिस तरह के पोजीशंस लिए जाते हैं, जिस तरह की पॉलिटिक्स की जाती है, उससे प्रॉब्लम है। ठीक है, जिस तरह से अर्नब के सपोर्ट में कुछ बहुत, मैं नाम तो किसी का नहीं लूंगा, लेकिन जिस तरह से अर्नब के सपोर्ट में जर्नलिस्ट आए हैं बहुत सारे, जो अपने आप को प्रोग्रेसिव कहते हैं, जो अपने आप को लिबरल कहते हैं, जो अपने आप को डेमोक्रेटिक कहते हैं, जो ऑल्टरनेट कहते हैं अपने आप को, कि देखिए वो हिंदू मीडिया है, हम सेक्युलर मीडिया हैं। और जिस तरह से वो लोग अर्नब के सपोर्ट में आए हैं और कहा है कि अभिव्यक्ति पे आजादी है और ये ट्रीटमेंट उनको नहीं देना चाहिए, तो मनीषा ने पहले कह दिया कि वो वीडियोस जो हैं अवेलेबल है पब्लिक डोमेन में। मुझे लगता नहीं है कि मुंबई पुलिस ने कोई ज्यादती की है। अर्नब रेसिस्ट कर रहे थे, मुंबई पुलिस उनको उठाने के लिए आई, अरेस्ट करने के लिए आई थी, तो वो खींचेगी। जब आप उठेंगे नहीं चेयर पे से, अपने कुर्सी पे से, तो पुलिस तो कुछ मार तो नहीं रही है, कहीं पे वीडियो में दिखा नहीं। तो ये लोग जो लोग कह रहे हैं कि दिस इज एक्स पुलिस एक्सेस, दिस इज एन अटैक ऑन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच, एंड दिस इज कमिंग फ्रॉम लिबरल्स आल्सो, तो मुझे लगता है कि उन लोगों को ये समझने की जरूरत है कि एक ये बैलेंसिंग जो पॉलिटिक्स है ये चलेगी नहीं। ये लोग आप बैलेंस करके दुनिया को बेवकूफ नहीं बना सकते हैं, और बैलेंस करके अब उन समाजों को बेवकूफ नहीं बना सकते हैं जिनको आप रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, जिनके बारे में आप बात करने की कोशिश करते हैं। वो आपको समझ रहा है और वो देख रहा है कि जिस तरह से उस अर्नब गोस्वामी को, जिसने एक कैंपेन चलाया है दलितों के खिलाफ, ओबीसी के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ, उसको भी आप डिफेंड कर रहे हैं अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पे। और जहां पे अभिव्यक्ति की आजादी का सवाल भी नहीं है, एक अलग केस में उसको क्रिमिनल केस में अरेस्ट किया गया है। जिस तरह से गिल्ड का स्टेटमेंट है, अभी गिल्ड में रिसेंट लीडरशिप चेंजेस हैं, हमें लगता था कि गिल्ड अच्छा काम करेगी अभी, लेकिन उसके बावजूद जो स्टेटमेंट है वो बहुत शर्मनाक स्टेटमेंट है। मुझे लगता है कि जो लोग हमेशा अर्नब का विरोध करते रहे हैं और जो लोग अर्नब के बेसिस पे बहुत सारी चीजें लिखते रहे हैं, वो गिल्ड में बैठ के ऐसे स्टेटमेंट्स जारी कर रहे हैं, वो एक शर्मनाक बात है, बहुत शर्मनाक बात है। वो भी एक हिपोक्रेसी को दर्शाता है, किस तरह की हिपोक्रेसी हमारे लिबरल सर्कल्स में भी है, और जो लोग अपने आप को लिबरल कहते हैं उनके अंदर भी है। और एक बड़े राइटर हैं लखनऊ में, और वो एक गांव सेंट्रिक कुछ अखबार भी चलाते हैं। उन्होंने, मुझे याद है प्रशांत किनौजिया जब अरेस्ट हुए थे, और बहुत लिबरल हैं, वो बहुत लिबरल कहानियां सुनाते हैं रेडियो पे। और जब प्रशांत कनौजिया अरेस्ट हुए थे तो उस आदमी ने ये कहा था कि दिस सो कॉल्ड जर्नलिस्ट को आप समझिए, और वो उनको क्रिटिसाइज कर रहे थे और कह रहे थे कि ये जर्नलिस्ट नहीं है जिसने योगी आदित्यनाथ पे ट्वीट किया है और योगी आदित्यनाथ के बारे में कुछ कहा है। उनकी जर्नलिज्म को वो जर्नलिज्म मान ही नहीं रहते। और वही आदमी जब अर्नब गोस्वामी के साथ जो हुआ, सबसे पहले उस आदमी ने ट्वीट किया था, दिस इज नॉट द राइट वे टू ट्रीट अ जर्नलिस्ट। तो मतलब किस तरह की हिपोक्रेसी है, किसको आप बेवकूफ बना रहे हैं। ये सिर्फ सरकार के लोगों से मेरा सवाल नहीं है, दूसरे पक्ष के लोगों से भी सवाल है, जो लोग अपने आप को अपोजिशन में कहते हैं, जो लोग अपने आप को सेक्युलर कहते हैं, जो लोग अपने आप को लिबरल कहते हैं। उन लोगों को ये समझने की जरूरत है कि ये लिबरलिज्म के आड़ में आप स्टेटस को मेंटेन नहीं कर सकते हैं। आप लिबरलिज्म के आड़ में एक जो व्यवस्था समाज की बनी हुई है उसको बहुत टाइम तक मेंटेन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि और भी लोग जो हैं वो जागरूक हो रहे हैं और लोग समझ रहे हैं। अब मुसलमान जो है, पिछले 20-25 साल पुराना जो मुसलमान था वो आज के डेट में मुसलमान नहीं है। मुसलमान आज के डेट में चीजों को समझने लगा है, मुसलमानों के अंदर भी पॉलिटिसाइजेशन हो रहा है। वो भी समझने लगा है कि उसको अपनी बात कहने का हक है, वो अपने नैरेटिव को खुद सेट कर सकता है, रादर डिपेंडिंग ऑन सो एंड सो पीपल टू डू दैट। इसी तरह मुझे लगता है वो पॉलिटिसाइजेशन दलितों का एक होता रहा है, काफी हद तक हो चुका है। तो ये लोग को ये समझने की जरूरत है कि आपको अगर हमारे साथ कमजोर वर्गों के साथ खड़ा होना है, उनके पक्ष की बात करनी है, तो आप उनको मोरलाइज नहीं कर सकते हैं, आप उनको ज्ञान नहीं दे सकते हैं, आपको उनकी बात सुननी पड़ेगी, आपके उनके विचार सुनने पड़ेंगे
और उस विचार पे ही आप अपने पोजीशन को तय करेंगे, आप सुपर इम्पोज नहीं करेंगे उनके पोजीशन को। और तीसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि मीडिया में इस तरह के पोजीशन लिबरल्स इसलिए भी ले पाते हैं क्योंकि उनके ऑर्गेनाइजेशंस में रिप्रेजेंटेशन कहाँ है पिछड़े वर्गों के लोगों का। जो लोग एक दो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के नाम पे वो लोगों को रखते हैं और दुनिया भर में ये बताते रहते हैं कि देखिए हमारे साथ तो ये भी काम करते हैं, हमारे साथ तो ये भी काम करते हैं, वो लोग अल्टीमेटली दे प्ले इनटू द हैंड्स ऑफ दीस पीपल। तो मुझे लगता है कि जब तक वो रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा नहीं, जब तक हम पॉलिसी के लेवल पे मीडिया के अंदर ये तय नहीं करेंगे कि मार्जिनलाइज सेक्शन के लोगों को इतनी जगह होनी चाहिए मीडिया में और किसी भी मीडिया हाउस को इनको एम्प्लॉय करना है, इनको लीडरशिप के पोजीशन में भी रखना है, तब तक चीजें बदलेंगी नहीं। अभी सारे, चाहे वो सेक्युलर मीडिया हो या कम्युनल मीडिया हो, आप सारे मीडिया हाउसेस को उठा लीजिए और देखिए कि वहां पे क्या रिप्रेजेंटेशन है लोगों का, क्या रिप्रेजेंटेशन है ओबीसीज का, क्या रिप्रेजेंटेशन है दलित्स का, क्या रिप्रेजेंटेशन है मुस्लिम्स का। मुस्लिम्स में चलिए एक तबके को वो अकोमोडेट कर लेते हैं जो थोड़ा साफ लहजे में उर्दू बोलता है और ये वो बोलता है, लेकिन मुझे लगता है कि जो आम मुस्लिम समाज है, जो बड़ा मुस्लिम समाज है, उसको अभी भी अकोमोडेशन नहीं मिलता है वहां पे, तो उसको अकोमोडेट नहीं कर पाते हैं ये लोग। तो जब तक इन रिप्रेजेंटेशन के सवाल पे, जब तक हम इन चीजों पे बात नहीं करेंगे, तब तक बहुत सारी चीजें बदलने वाली नहीं है इंडियन मीडिया में। और इसी तरह से एक साइड बीजेपी के लोग जो मीडिया हाउसेस चला रहे हैं वो अपना काम करते रहेंगे, दूसरे तरफ ये लोग हमेशा अपने आप को ये कह के ऑल्टरनेट दिखाते रहेंगे कि हम कम्युनल जर्नलिज्म के ऑल्टरनेट हैं और हम प्रोग्रेसिव बातें करते हैं और उसकी आड़ में ये आम लोगों के जो गरीब पिछड़ी कम्युनिटीज हैं उनको मोरलाइज करते रहेंगे, उनके बिहाफ पे पोजीशंस लेते रहेंगे। तो ये सब चीजें बदलेंगी रिप्रेजेंटेशन से, ये सब चीजें बदलेंगी पावर स्ट्रक्चर के चेंज से अंदर। जी ये काफी बेहतरीन पॉइंट आपने रेज करा असद भाई कि जो ये पूरा मामला है, अगर रिप्रेजेंटेशन ढंग से हो ऑर्गेनाइजेशन में, उन लोगों का रिप्रेजेंटेशन हो जो लोग इन बातों को कर रहे हैं, जिनको ये मैटर करता है और जिन पे ये सवाल, जो लोग ये जो है वो सवाल जो है वो पूछते हैं, तो उनके बजाय कई खास वर्ग का रिप्रेजेंटेशन होता है और वो जो है और वो जो है वो फिर अपना जो एक पोजीशन मेंटेन करते हैं हिपोक्रेसी के साथ में, जो वो आते हैं और फिर वो हिपोक्रेसी को ही वो मेंटेन करते जाते हैं कि एक सो कॉल्ड पॉलिटिकल करेक्ट पोजीशन, ओके एक जर्नलिस्ट हुआ है तो हमें बोलना पड़ेगा कि हाँ एक जर्नलिस्ट अरेस्ट हुआ है, चाहे उसका उसके चाहे उसका जर्नलिस्ट कहने के उस आदमी को जर्नलिस्ट कहने की जरूरत ही नहीं है। मैं अपने आप को, अगर मैं खुले तौर पर प्रोपेगेंडा करूं तो मैं अपने आप को जर्नलिस्ट खुद भी नहीं कहूंगा। तो मुझे लगता है कि जबरदस्ती उसको जर्नलिस्ट आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं है, उसको जर्नलिज्म और अर्नब गोस्वामी में एक डिस्टिंक्शन बनाने की जरूरत है और क्लियरली कहने की जरूरत है। कल को सुदर्शन टीवी के ओनर के साथ कुछ हो जाएगा, उसको जर्नलिस्ट कहेंगे आप, उसके लिए भी खड़े हो जाएंगे कि वो जर्नलिस्ट है। सिर्फ अर्नब गोस्वामी इसलिए क्योंकि अंग्रेजी बोलता है अर्नब गोस्वामी आपके साथ काम किया हुआ है पिछले 25 साल 20 साल पहले आपके साथ बैठ के न्यूज रूम में काम करता था, आप उसको जर्नलिस्ट बोलेंगे? वो जर्नलिस्ट तो है ही नहीं ना, वो प्रोपेगेंडिस्ट है, तो उसको प्रोपेगेंडिस्ट बोलने की जरूरत है। जी, इसमें तो कोई वो शक नहीं कि उनका जो हेट कैंपेन्स और इस तरीके की चीजें वो लेकर के आए हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन वापस केस पे आते हैं और मैं अनिल चमारिया जी से ये समझना चाहूंगा कि ऑलरेडी जो है पूरा का पूरा ये जो मामला है, इसका जर्नलिज्म से कोई ताल्लुक नहीं था, प्रेस फ्रीडम से कोई ताल्लुक नहीं था और परिवार वालों ने केस को वापस लेने, जो उनको दबाव दिया गया कि केस को वापस लें, उस पे भी जो परिवार है उसमें भी इस चीज को उठाया है, इस चीज के बारे में बात करी है। उसके बावजूद जो है ये जो इसको कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है प्रेस फ्रीडम जर्नलिज्म से, तो मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि ये जो पूरा का पूरा नेक्सस है टीवी न्यूज का, पॉलिटिशियंस का और खास करके ये जो जर्नलिज्म के नाम पे या जो पत्रकारिता का नकाब पहन करके जो लोग प्रोपेगेंडा करते हैं, तो ये इन तीनों का जो नेक्सस है और खास करके इस केस में किस तरीके से निकल करके आ रहा है, उस पे आप थोड़ा हमें एक्सप्लेन कीजिए सर। पहली बात तो यह है कि हमको इस पूरे मसले को दो हिस्से में बांट के देखना चाहिए। एक मसला है
इस पूरे घटनाक्रम, ये जो घटनाएं हुई हैं, उसकी टेक्निकलिटी जो है, उसकी जो तकनीकी बातें हैं, उस पर क्या हम बात करें, या फिर जो कुछ आइडियोलॉजिकल जो बात है उस पर हम बात करें। ये दो हिस्से इस बातचीत के हैं। और मुझे लगता है कि जो टेक्निकल एस्पेक्ट है उस पर बात करने का कोई बहुत सारे लोगों ने बातचीत अपनी रखी और रख रहे हैं, उस पर मैं बात अपनी नहीं रखूंगा। लेकिन जो आइडियोलॉजिकल इसमें इश्यूज हैं उसको मैं जरूर यहाँ एड्रेस करना चाहूंगा। और आइडियोलॉजिकल इशू क्या है? देखिए, हम लोग अभी जिस समय में हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। हमने कभी ये नहीं सोचा था कि एक जर्नलिस्ट जो है, एक पत्रकार जो है, वो मालिक भी होगा। ये हम लोगों ने नहीं सोचा था। हम लोगों ने जर्नलिस्ट को जर्नलिस्ट के तौर पे देखा। अभी हम क्या देखते हैं कि अभी जो एक बड़ा एक ग्रुप है ऐसा जो कि ऑनर जर्नलिस्ट है, ऑनर है, वो ऑनर है, मालिक है कंपनियों का, और वो जर्नलिस्ट भी कहलाता है, वो संपादक भी है, क्योंकि संपादक जो होता है उसको हम जर्नलिस्ट मानते हैं। तो इस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में हम लोग खड़े हुए हैं। हम लोग जो उस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में जब खड़े हैं तो जाहिर सी बात है कि हम जो भी बात अपनी कह रहे हैं किसी के बारे में, हम उसकी इस जो ये जटिल, जो एक बहुत ही पेचीदा जो मसला बना हुआ है, उसको थोड़ा ध्यान में हम लोग जरूर रखें। हमको डेमोक्रेसी बचाना है, हमको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की जो राइट हमारे हैं संविधान में, उसको भी बचाना है। इस बात को हमको बराबर ध्यान रखना चाहिए। दूसरी तरफ क्या है कि दूसरी तरफ वो लोग हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते हैं, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के जो कॉमन जो राइट्स है, जो कॉमन राइट है सिटीजन्स को, उसको वो नहीं मानते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं? वो ये कर रहे हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो इस जो कॉन्स्टिट्यूशन का ये जो प्रोविजन है, जो आर्टिकल है, वो उस आर्टिकल में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं। किस लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? अपने डोमिनेंस को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अब हमारे सामने संकट है कि हमको कॉन्स्टिट्यूशन भी बचाना है, और कॉन्स्टिट्यूशन और उसके जो प्रोविजन है उसको भी बचाना है। तो हम लोग एक बड़ी ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में खड़े हुए हैं। और इस बात को मैं बार बार अपने तमाम साथियों से ये बात कहता हूं, और इस घटना में भी मैं कहता हूं कि ये घटना, देखिए, अर्णव की जर्नलिज्म को, अगर मैं जर्नलिज्म का जो एक की जो डिफिनीशन है, उसमें निश्चित रूप से मैं कहूंगा कि अर्णव जर्नलिज्म के डिफिनीशन के दायरे में नहीं आते हैं। वो नहीं आते हैं, ये बात मैं स्वीकार कर सकता हूं। लेकिन मेरा ये कहना है कि हमारे समाज में जो स्थिति है वो क्या है? हमारे समाज में ये हालात है कि लोगों को देखकर, लोगों के कनेक्शन को देखकर आप रिएक्शन देते हैं। लोगों के कनेक्शन को, अब छत्तीसगढ़ में जो पत्रकारों की हालत हो रही है, या फिर त्रिपुरा में जो पत्रकारों की हालत हो रही है, या फिर अभी कश्मीर में अनुराधा भसीन या और दूसरे पत्रकारों के खिलाफ जो कार्रवाई हुई, आप केरल का एक पत्रकार हाथरस जा रहा था, केरल का पत्रकार एक हाथरस जा रहा था। क्यों जा रहा था? वो ये रिपोर्टिंग करने जा रहा था। उस पर आप आतंकवादी जो काम करने वाले या एक्टिविटीज में जो लोग इन्वॉल्व रहते हैं, उन पर जो आप कार्रवाई करते हैं, वो जर्नलिस्ट पर आपने कार्रवाई की। मेरा ये कहना है कि ये जो मसला पूरा है, वो पूरा मसला अर्णव का मसला, अर्णव इसके सेंटर में जरूर है, लेकिन हमारे सामने एक बड़ी चुनौती है कि हमको कैसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को ही बचाना है, और कैसे हमको अर्णव के जो पूरे बिहेवियर है, अर्णव की जो पत्रकारिता की आड़ में, या पत्रकारिता को आप कहें कि जिस तरह से वो यूज कर रहा है, अर्णव जैसे लोग जो यूज कर रहे हैं पत्रकारिता के पूरे इंस्ट्रूमेंट को, उसको भी हमको कंडेम करना है। तो एक बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में हम लोग आज खड़े हैं। और मैं ये समझता हूं कि हम लोग इस पर बहुत सारी बातें कर रहे हैं, और हम लोग को क्वेश्चंस लगातार उठाने चाहिए, और ये बातें हम लोग कर भी रहे हैं। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा
कि जो अभी मीडिया जो डोमिनेंस करता है, जो मीडिया का डोमिनेंस है, जिस तरह के ग्रुप का डोमिनेंस है, वो सोसाइटी के लिए, सोसाइटी के इंटरेस्ट में नहीं है। वो सोसाइटी के बीच में डायलॉग एस्टेब्लिश करने के लिए नहीं है, बल्कि सोसाइटी में एक डिवीजन क्रिएट करने के लिए है। सोसाइटी में डिवीजन ही नहीं करने के लिए, बल्कि अपने जो डोमिनेंस का जो पूरा स्ट्रक्चर है उसको कैसे हम मजबूत करें, कैसे उसको मिलिटराइज करें, ये हम साफ साफ देख रहे हैं। ये मुझे लगता है कि ये जो आइडियोलॉजिकल जो बातें हैं वो हमारे लिए ज्यादा चिंता की बात हमारे लिए है, हमारी डेमोक्रेसी के लिए है। और मैं इस पूरे घटना को इसी तरह से देखकर और उस पर रिएक्ट करता हूं। मैं ये नहीं कहता हूं कि इसका दो ही पक्ष है, एक समर्थन करने वाला और एक विरोध करने वाला पक्ष है, ऐसा मैं नहीं देख पा रहा हूं। सारी चीजें ब्लैक एंड व्हाइट में ही है, ऐसा नहीं है, यस और नो में ही है। यानी कि हम बुश की तरह नहीं बोल सकते कि जो हमारे साथ नहीं है वो आतंकवाद के साथ है। ये जो भाषा बनी हुई है, ये जो लैंग्वेज तैयार हुई है, मुझे लगता है कि इस लैंग्वेज को थोड़ा सा हम लोगों को एक डेमोक्रेटिक होने के नाते इसको थोड़ा सा हम लोग को एग्जामिन करना चाहिए। और मैं ये समझता हूं कि आज जिस तरह से लोग, ये बहुत ही आप सोचिए, ये लोग खड़े हो रहे हैं इस बात को लेकर कि जो जो अपने को पत्रकार होने का दावा करता है उसकी गिरफ्तारी हुई है, तो लोग खुशियां मना रहे हैं। ये बहुत ही, मतलब एक तरह से मैं कहूं कि ये एक हमारे सामने एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है कि एक आदमी के गिरफ्तारी को लेकर खुशी अगर जाहिर कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। ये समाज को नहीं सोचना है, ये जर्नलिज्म को सोचना है, और उस जर्नलिज्म को सोचना है जिस जर्नलिज्म का आप प्रोपगंडा के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, आप घृणा फैलाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वैसे लोगों को ये बात सोचनी पड़ेगी। तो मुझे लगता है कि इस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में हम लोग जो खड़े हैं उसमें हम लोग जरूर ये बात करेंगे, फ्रीडम एक्सप्रेशन की बात करेंगे, हम जरूर डेमोक्रेसी की बात करेंगे, और हम ये भी कहेंगे कि रूल ऑफ लॉ जो है वो होना चाहिए। अगर किसी कानून के लिए, कानून कहता है कि अगर किसी ने कोई अपराध किया है, मैं तो कहता हूं कि 2 साल अगर कार्रवाई अरुणों के खिलाफ नहीं हुई तो एक बड़ा सवाल है कि क्यों नहीं हुई। क्या हमारे लोग थाने, क्या हमारे थाने जो है, हमारे पुलिस पूरा महकमा जो है, या फिर इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसियां हैं, क्या वो सब लोग पॉलिटिकल पार्टियों के डिक्टेशन पर, पॉलिटिकल पार्टियों के इशारे पर ही काम करने वाले इंस्टीट्यूशन के रूप में तब्दील हो गए हैं, परिवर्तित हो गए हैं, चेंज उसमें कन्वर्ट हो गए हैं? एक बड़ा सवाल और बहुत ही चिंताजनक सवाल हमारे सामने खड़ा हो रहा है। इसीलिए बहुत ही हम देखते हैं कि ओवरऑल जर्नलिज्म पे जो हमले हो रहे हैं उस पर बहुत कम लोग बोलते हैं, नहीं बोलते हैं। तो ये तो बात बहुत ही परेशान करने वाली है। जी जी, ये काफी इम्पोर्टेंट पॉइंट भी है कि जब ओवरऑल एक्चुअली में स्ट्रिंगर्स पे हमले होते हैं, जो वैसे जर्नलिस्ट हैं जो ग्राउंड से रिपोर्टिंग करते हैं, जो मुद्दे उठाते हैं, जो सरकार के स्कीम पे बात करते हैं, उनको चुप कराने की कोशिश होती है, उनकी अरेस्ट होती है, तो हम उसको इस तरीके से इस लेवल पे उस पे डिबेट्स या डिस्कशंस नहीं करते हैं, उस पे प्रेस रिलीज इस तरीके से नहीं निकलती। हाँ, एक इंडिविजुअल पे होती है जिसका नेक्सस है, जिसके कनेक्शन है पॉलिटिकल और आपके कॉर्पोरेट्स कनेक्शन है, फिर उसके बाद ये सारा मामला निकल करके आता है। और आपने भी इस बात में अपनी एग्रीमेंट जाहिर करी सर कि जिस तरीके की जर्नलिज्म अभी हो रही है, सो कॉल्ड जर्नलिज्म हो रही है, उस पे वाकई में बात करने की जरूरत है। असद अशरफ जी ने भी इस पे क्लियरली ही लिया कि जिस तरीके की जर्नलिज्म या जिस तरीके के अंदाज में अर्नब गोस्वामी अपने सेशंस या चीजें वो करते हैं, वो तो जर्नलिज्म के दायरे में ही नहीं आता है। तो इसी से जो है इन दोनों पॉइंट से ही कंक्लूड करते हुए मैं एक सवाल डॉक्टर मनीषा बांगर जी से पूछना चाहूंगा कि आप खुद एक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन रन करती हैं, आप खुद देखते हैं कि कौन से मुद्दे को किस तरीके से, कहाँ पे, कैसे लेकर के आना है, किसकी प्रायोरिटी है, कौन सा चल रहा है, कौन सा नहीं चल रहा है, हर तरीके के सवाल जहन में होते हैं। तो मैं ये समझना चाहता हूँ आपसे कि क्या जो हम एक क्राइसिस देखते हैं कि जो लोगों के मुद्दे हैं
या फिर एक्चुअली में जो जर्नलिस्ट पे जब हमले होते हैं छत्तीसगढ़ में, या फिर जो सर ने कई सारे एग्जाम्पल मेंशन करे हैं, वो मुद्दे नहीं बन पाते हैं। वो क्या इसलिए नहीं बन पाते हैं कि उस प्रॉपर लोगों का उस सही उस तरीके के जो विचारधारा रखने वाले लोग हैं, जो बहुजन समाज बहुजन तबके से आने वाले लोग हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है, या फिर ये जो है ये पूरा का पूरा टीआरपी का मसला है। किस तरीके से आप देखते हैं एज अ मीडिया पर्सन, एज अ चैनल ऑनर, ये आप किस तरीके से देखते हैं कि क्यों इनके मामले जो हैं वो मामले बहुजन के मामले टीवी पे, पेपर्स में या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे नहीं आते हैं, और जब एक इंडिविजुअल का होता है तो इस तरीके का माहौल बन जाता है। मैम आपके लिए। निसंदेह अनवरुल की जहाँ नुमाइंदगी नहीं होगी, जहाँ रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा, डेमोक्रेसी का अगर कोई आधार है तो वो रिप्रेजेंटेशन है, और अगर रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो डेमोक्रेसी वर्क नहीं कर सकती। डॉक्टर आम्बेडकर ने कहा है कि अगर आपके पास सोशल डेमोक्रेसी नहीं है, आपके पास इकोनॉमिक डेमोक्रेसी नहीं है, रिप्रेजेंटेटिव, और इसके चलते रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी नहीं है, तो फिर वो डेमोक्रेसी वर्क ही नहीं होगी। सिर्फ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी से डेमोक्रेसी नहीं बनती है। लेकिन आज 70 साल 75 साल के बाद में भी यही आलम है कि हमारे पास सामाजिक और आर्थिक डेमोक्रेसी तो बहुत दूर की बात, लेकिन कानूनी तरीके से जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होनी चाहिए थी वह भी नहीं है। यह जो मीडिया जिसको कि चौथा स्तंभ कहा जाता है, ये बात अलग है कि भारत में अभी वो चौथा स्तंभ रहा नहीं। राष्ट्र का व्यक्ति हर नुमाइंदा कहने लगा है कि ये तो चौथा स्तंभ तो दूर, ये तो लोकतंत्र के खिलाफ काम करने वाली इंस्टीट्यूशन में तब्दील हो गई है मीडिया। और इसकी वजह क्या है? क्योंकि यहाँ पर नुमाइंदगी नहीं है। अगर नुमाइंदगी होती जिस तरह से कि ब्यूरोक्रेसी में और जुडिशरी में आज पुनः बात उठ रही है, जिस तरह से हमारा कॉलेजियम सिस्टम लोगों के न्यायिक भविष्य के खिलाफ जाता है, न्याय के खिलाफ जा रहा है, ये तमाम चीजें मीडिया के लिए लागू होती है, क्योंकि वह एक इंस्टीट्यूशन है, और अगर इंस्टीट्यूशन है तो उसमें रिप्रेजेंटेशन होना जरूरी है। अभी अभी न्यूज लॉन्ड्री की रिपोर्ट आई थी, उसके पहले योगेंद्र यादव की रिपोर्ट आई है, तमाम और रिपोर्टें आ रही है कि वहां पर पूरा का पूरा 99% एडिटोरियल बोर्ड्स, 97% मिडिल लेवल बोर्ड्स, और रिपोर्टर लेवल पर ऑलमोस्ट 70 से 80% मीडिया के ऊपर नियंत्रण एक विशिष्ट वर्ग, उच्च वर्णीय वर्ग जिसको कहा जाता है, या द्विज वर्ण जिसको कहा जाता है, वह अब ये पूरा का पूरा वर्ग जो है ये आइडियोलॉजिकली भी बहुसंख्याक लोगों के खिलाफ है, क्योंकि यही सत्ताधारी वर्ग रहा था, पहले था, अभी भी सत्ताधारी वर्ग है, और यह जाति व्यवस्था के अंतर्गत होने की वजह से इनका लोगों के साथ कनेक्ट नहीं है। तभी तो वह हाथरस के मामले में या कोई महिला के मामले में कहते हैं कि वह खुद ही व्यभिचारिणी थी, या वह खुद ही उसने ऐसा अफेयर हुआ था। यह अगर आप मुजफ्फरपुर की बात कहें, या अभी जो दिल्ली में इन्होंने प्रोग्राम कंडक्ट किया, वहां पर गरीब तबके के मुसलमान जो है उन्हीं के ऊपर विक्टिम ब्लेमिंग और विक्टिम स्लट शेमिंग, यही सारा मामला है। ये इनका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है कि इनको फ्रीडम है, और ये एक्सरसाइज फ्रीडम किसके लिए करते हैं? जो ऑप्रेस्ड है उसी को विक्टिम दिखाने के लिए ये मीडिया का उपयोग कर रहे हैं। मुझे माल्कम एक्स को कोट करने के लिए कोई भी मुझे हिचकिचाहट नहीं हो रही है कि यह जो अप्रेसर वर्ग के हाथ में यहाँ इस देश का मीडिया है, जब वो अमेरिका का मीडिया को तहकीकात कर रहे थे तो उनको ये पता चला, आज वही स्थिति हमारे इसमें है 70 साल के बाद में। यह फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं, ये फ्रीडम ऑफ एग्रेशन करने के लिए फ्रीडम है इनका, और ये इनका कहना है कि हमको फ्रीडम टू टेरराइज करने के लिए हमको फ्रीडम दो, हमको एग्रेशन करने के लिए फ्रीडम दो, तो ये सही चलता रहेगा, और हम इसको मीडिया है ऐसा कहते रहेंगे। अगर उसके ऊपर आप ब्रेक लाएंगे, अगर आप उसके ऊपर लाएंगे, तो ये सब के सब इकट्ठा होकर उसके खिलाफ खड़े होंगे, या उन एजेंसियों को, जैसे कि अभी ब्यूरोक्रेसी की एजेंसी ने इसके ऊपर, मीडिया के ऊपर चेक बैलेंस लाने के लिए कोशिश की, तो ये इन्होंने नहीं करने दिया। मेरा कहना तो देखिए अनुरुल, आपने जो कहा है कि आप मीडिया का ये है या आप इसको चलाती है, दरअसल मैं ही नहीं,
कई लोग इसमें इनको पदार्पण करना पड़ा। मैं प्रोफेशनली डॉक्टर हूँ और सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों से पिछले 20 साल से जुड़ी हुई हूँ। जब मैंने देखा कि ना यहाँ का दक्षिणपंथी मीडिया तो करता ही नहीं है, लेकिन तथाकथित सेक्युलर और लिबरल मीडिया भी लोगों की चीजों को तोड़ मरोड़ के बता रहा है, उनकी ही लीडरशिप को स्थायी कर रहा है। हमारे बहुजन समाज का जो पूरा तबका है, बहुसंख्यक तबका, उनकी राजनीतिक नेता को गरियाता है, उनके ब्यूरोक्रेसी को गरियाता है, उनके जो मर जाते हैं, कट जाते हैं, जो इनकी गंदी राजनीति और टेरराइजिंग राजनीति के अंतर्गत अपनी जाने गवा देते हैं, उनके ऊपर ही आक्षेप लाया जाता है। जब इस तरह का माहौल, और खासकर जब हमने रोहित वेमुला का मसला देखा, तमाम नजीब का मसला देखा, ये सारे मसले, और 2014 से, तब हमें लगा कि नहीं, अभी यहाँ पर हस्तक्षेप करने की जरूरत है। और यह वजह हुई कि मुझे, जैसे कि मेरा फील्ड कौन सा, मैं कहाँ, और मुझे यहाँ पर हस्तक्षेप क्यों करनी पड़ी, क्योंकि ये सच्चाई का आकलन करना और सच्चाई बताना ये कोई बहुत बड़ी औखी बात नहीं है, लेकिन इतनी बेसिक बात भी यहाँ का मीडिया नहीं कर रहा है। यह इसकी वजह है। उन्होंने ऐसे वक्त में दे हैव बीन वेरी स्लाइमी, मुलायम रहे हैं, या बिल्कुल इन्होंने कोई कड़ा रुख इख्तियार नहीं किया। मुझे याद है कि जब जेएनयू के ऊपर हमला हो रहा था, और तभी रिपब्लिक टीवी नहीं बना था, और तब अर्नब ने जो वहां पर प्रतिक्रिया देने वाले लोग थे, प्रोटेस्ट करने वाले, उनके खिलाफ बयानबाजी की थी। तो तथाकथित सेक्युलर लिबरल लोग, प्रोग्रेसिव लोग, जो कि वह भी रास्ते पे उतरे थे कम्युनिस्ट होने के नाते, तो उन्होंने इसको अंकित किया था और उन्होंने इसको घेरा था। तभी भी एनडीटीवी के तमाम लोग, प्रणय रॉय इंक्लूडेड, एंड इंक्लूडिंग जिन पत्रकार का मैंने अभी नाम लिया, उन्होंने अर्नब के पक्ष में बात कही, उन्होंने अर्नब को बरी कर दिया। तो मतलब जब मौका आएगा तब आप उनको बरी कर दोगे, और बाकी के वक्त में आप उनका गिनाते रहोगे। यह लिबरल मीडिया इससे यूज करता है ताकि उनकी दुकान चलती रहे। देखिए, अगर जब तक अर्नब और सुधीर चौधरी और सरदाना जैसे लोग भड़काऊ चीजें नहीं देंगे, जब तक वो धार्मिक ध्रुवीकरण नहीं करेंगे, जब तक वो कम्युनल माहौल नहीं करेंगे, जब तक वो हिंदू मुसलमान नहीं करेंगे, तब तक लिबरल मीडिया का औचित्य क्या है, बताइए? क्या औचित्य? कोई औचित्य नहीं है। तो ये इनका सर्वाइवल टैक्टिक है। दे वांट दैट अर्नब जैसे लोग बाजार में रहे, वो रहे, और वो बोलेंगे तभी ये एक ऑल्टरनेटिव के जरिए आपके सामने आ सकते हैं, वरना इनकी तो कोई जरूरत ही नहीं है। तो यह एक राजनीति ही नहीं है, आइडियोलॉजिकली भी और राजनीति भी, और मीडिया का तंत्र पूरी तरह से दक्षिणपंथी ही नहीं, तो उच्च वर्णीय और एक वर्ग और वर्ण के वर्चस्व के लिए पूरी तरह से यूज किया जा रहा है। और इसकी तोड़ वहीं पर है कि रिप्रेजेंटेशन हो, और नहीं तो लोग जो है, तमाम लोग जो, जैसे कि आज गलत चीजों के लिए लोग रिपब्लिक टीवी को समर्थन में आए हैं, अर्नब के समर्थन में आए, लेकिन मैं कहती हूँ कि जो तबका है, अप्रेस्ड मासेस जो है, इन्होंने मीडिया के खिलाफ और मीडिया के ओनर के हाउसेस के बाहर इन्होंने आकर तख्तियां पकड़नी चाहिए, और वहां पर प्रदर्शन होने की जरूरत थी, वो उल्टा रहा है। और यह वजह है कि यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन नहीं है। आज अगर हम आप जैसे लोग बैठे हुए रहते थे, अगर अनिल चौधरी वहां पर बैठे हुए थे, और भी कई लोग बैठे होते थे, तो क्या ये वक्त आता था कि हम फ्रीडम ऑफ एग्रेशन को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन करके वहां पर नमूद करते थे? बिल्कुल भी नहीं होता था, लेकिन वो हो रहा है। जी मैं एक फैक्चुअली मैं करेक्ट कर देता हूँ डॉक्टर मनीषा बांगर। आपने जो योगेंद्र यादव की रिपोर्ट की चर्चा की, वो योगेंद्र यादव की रिपोर्ट नहीं है, वो योगेंद्र यादव उसमें एक मेंबर थे जिस ग्रुप ने ये किया था, और उसमें मीडिया स्टडीज ग्रुप की तरफ से मैं था, एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट है जितेंद्र है वो थे, और उसमें योगेंद्र भी एक मेंबर थे, योगेंद्र यादव भी एक मेंबर थे। ये 3 लोगों की कमेटी थी। लेकिन चूंकि योगेंद्र यादव टेलीविजन पे ज्यादा दिखते हैं, अंग्रेजी सधी हुई बोल लेते हैं, तो वो उन्हीं के खाते में ये रिपोर्ट चली जाती है। तो मैं ये चाहूंगा कि हम लोग जो डोमिनेंस के खिलाफ जब बोलते हैं, तो हम लोग किस तरह के डोमिनेंस के पक्षधर हो जाते हैं, इस पर भी थोड़ा हम लोग को ध्यान जरूर देना चाहिए, और इसीलिए मैंने आपको ये करेक्ट किया। गुस्ताखी माफ। और वाकई में जितेंद्र का नाम मेरे जहन में था, और आपका भी नाम मेरे जहन में था, लेकिन वो इस तरह से उसी तरह से चल रहा है।
तो सही बात है, आपने, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इसको सामने लाया। और मैं तो कहूंगी कि मैं न्यूज लॉन्ड्री का भी नाम नहीं लेना चाहूँ, क्योंकि न्यूज लॉन्ड्री ने रिपोर्ट तो लगा के रखी और उन्होंने इसकी बात की, लेकिन आज न्यूज लॉन्ड्री की आप पूरे एडिटोरियल बोर्ड देख लीजिए, आप उनके रिपोर्टर देख लीजिए, और जहाँ पर जो लोग उनके न्यूज लॉन्ड्री के लिए दिखते हैं वह भी देख लीजिए। तो यह इन लोगों की हिपोक्रेसी नहीं, ये वेल सोची समझी कब्जा जो है, नियंत्रण है हर तरह का, वॉइसेस ऑफ लिबरेशन के लिए भी और वॉइसेस ऑफ ऑपरेशन भी वही रहेंगे, लिबरेशन भी वही रहेंगे। तो ये तमाम चीजें हैं, मैं ये चीजें हैं बिल्कुल। जी, अभी तक जो रही है वो चर्चा काफी इंटरेस्टिंग रही है और वक्त काफी हो चला है, लेकिन खत्म करने से पहले मैं एक फाइनल कमेंट जो है वो आप तीनों से लेना चाहूंगा। और फाइनल कमेंट इस पे आप क्विकली अगर एक मिनट में आप हमें बताएं कि एक्चुअली में अभी जो है भारत की डेमोक्रेसी की क्या स्टेटस है, और इसको एक्चुअली में खतरा किससे है, भारत के प्रेस फ्रीडम और डेमोक्रेसी को खतरा किससे है। अनिल सर, आपसे पहले शुरुआत करूंगा। सर मैं एक बात सर म्यूट था, अगर आप कहूंगा। वापस से रिपीट करेंगे सर। हाँ जी, मैं ये कह रहा हूं कि मैं एक बात जरूर कहूंगा, और मैं इस तरह से इस बात को रखूं कि जैसे ही कोई बलात्कार की घटना होती है तो हम मांग करने लगते हैं, फांसी की सजा की मांग करने लगते हैं। मेरा कहना है कि एक बर्बरता के खिलाफ, एक बर्बरता के ढांचे की मांग करना, ये इस पॉलिटिक्स में जो हम लोग फंस जाते हैं उससे बचना चाहिए, और उस पे बहुत सतर्क होके अपना रिएक्शन देना चाहिए। एक बात मैं जरूर कहता हूं, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपको एक डेमोक्रेटिक मीडिया का स्ट्रक्चर देश में खड़ा करना है, और उसके लिए एक आपको एक इन्वायरमेंट बनाना है, एक वातावरण तैयार करना है। और इसमें अगर आप इस दिशा में नहीं सोचेंगे कि हमको पहले वैल्यूज के स्तर पर लोगों के बीच में एक डेमोक्रेटिक मीडिया की जरूरत है सोसाइटी को, और उस मीडिया की जरूरत है जो डायलॉग बनाता हो, लोगों के बीच में डायलॉग एस्टेब्लिश करता हो। अगर ये वैल्यू पैदा नहीं करेंगे तो शायद हम डेमोक्रेटिक मीडिया खड़ा नहीं कर पाएंगे। आज बहुत सारे लोग, बहुत सारे जो हम मीडिया को जरूर, जो मेन स्ट्रीम सो कॉल्ड जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसको जरूर कटघरे में खड़ा करते हैं, लेकिन उसके बरक्स जो हम मीडिया खड़ा करना चाहते हैं वो मीडिया कैसे खड़ा हो रहा है, किस रूप में खड़ा हो रहा है, अगर उसको एग्जामिन नहीं करेंगे, उसका एनालिसिस नहीं करेंगे, तो शायद हम उसी तरह का मीडिया बनेंगे जिस तरह की मीडिया के खिलाफ हम बात कर रहे हैं, या उसके बारे में जो शिकायतें कर रहे हैं वही हम भी दोहराएंगे। इसीलिए मुझे लगता है कि बहुत ही संवेदनशील होके, सेंसिटिव होके, बहुत ही क्रिटिकल होके हमको इन सारी चीजों को देखना चाहिए। जी, थैंक यू सर। मनीषा मैम, आपको क्या लगता है अभी किस चीज से भारत की डेमोक्रेसी को खतरा है? निसंदेह कि वो रिप्रेजेंटेटिव मीडिया रहना चाहिए, और इसके अलावा तमाम लोगों ने, क्योंकि ये सारी चीजें इतनी जुड़ी हुई है, यहाँ के हुक्मरान जो वर्ग है और लोगों के बीच में जितनी भी जानकारी फैली है, जागृति जो है, बेदारी जो है लोगों के बीच में, बस इतनी है कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी में ही सारा कुछ, वो अपने सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन से डेमोक्रेसी के सॉल्यूशंस देखते हैं, और ये बहुत ही तंग नजरिया है। ये लोगों तक बात लेके जाने की जरूरत है, और तमाम सामाजिक और संगठनों की जरूरत है कि वह न्यायिक प्रक्रिया में, जैसे जुडिशरी सिस्टम में, क्योंकि ये सारा कुछ जुड़ा है उससे, और मीडिया में, दोनों ये संस्थानें हैं, वहां पर रिप्रेजेंटेशन की बात है। और जो एक रिप्रेजेंटेशन, अफर्मेटिव एक्शन, और जितनी पॉपुलेशन है उसके अनुपात की जो हिस्सेदारी है, भागीदारी है, उसकी बात हर तबके से उतरना चाहिए, आना चाहिए। और जब तक ये आएगी नहीं तो वो किसी भी इंस्टीट्यूशन में रिफ्लेक्ट नहीं होगी। ये मुझे लगता है कि यह होना जरूरी है, वरना ये तमाम इसने ये कहा, उसने वो कहा, उसका बयान ये, उसका वो बयान, ये लड़ाइयाँ होती रहेगी, और ये तमाम पेजेस और पन्ने हम लोग भरते रहेंगे, सारी चर्चाएं होती रहेंगी, और यही चलता रहेगा। इससे स्तर बढ़ने वाला नहीं है, और लोगों तक
जाने वाला नहीं है। अब जो बहुसंख्यक बहुजन समाज का वर्ग है और माइनॉरिटी वर्ग है, उन लोगों तक उच्च वर्णीय लोगों की संवेदन से भी पहुंच नहीं है और रोजमर्रा जिंदगी से भी उनको पहुंच नहीं है, क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं है, उनको समझ में ही नहीं आता कि इनकी जिंदगी में हो क्या रहा है, इनके घर में खाना कैसे बनता है, कैसे क्या वैल्यू सिस्टम है, क्या उनको कुछ भी नहीं मालूम। और इसी वजह से यह प्रतिनिधित्व होना बहुत जरूरी है, यह मुझे लगता है। जी जी मैम। असद अशरफ जी, अभी क्या है भारत की डेमोक्रेसी की स्टेटस और किन से चीजों से आपको लग रहा है कि खतरा है? देखिए, भारत के डेमोक्रेसी का स्टेटस ये है कि डेमोक्रेसी चरमरा गई है। हालांकि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं, हम ये नहीं कहते हैं कि भारत में डेमोक्रेसी नहीं है। आज हम आप बैठ के बात कर रहे हैं, इसका ये दिखाता है कि डेमोक्रेसी है। हाँ, हालत चरमरा गई है, हालत बुरी है और उसको सुधारने की जरूरत है। उसको सुधारने के लिए जो मनीषा ने कहा कि मुझे लगता है रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप एम्पावर नहीं करेंगे कमजोर लोगों को, जब तक आप कमजोर लोगों के साथ पावर शेयर नहीं करेंगे, सिर्फ उनकी बात करना, उनकी बात करके आप हीरो बन जाना और अवार्ड ले लेना यहाँ से वहां से, वो उस हद तक काम नहीं चलेगा। आपको उन लोगों को पावरफुल पोजीशंस में बैठाना पड़ेगा, आपको उन लोगों को उनके साथ पावर शेयर करना पड़ेगा। और जब आप पावर शेयर करेंगे उनके साथ, तब जाके ये डेमोक्रेसी एक मजबूत डेमोक्रेसी हो पाएगी। तो मैं उसमें तो बिल्कुल बिलीव नहीं करता हूँ कि रोज कहूँ रेस्ट इन पीस डेमोक्रेसी, रेस्ट इन पीस डेमोक्रेसी। पिछले 10 साल से मैं देखता हूँ लोगों को कह रहे हैं, जब कांग्रेस का दौर था तब भी ये लोग वही कहते थे रेस्ट इन पीस डेमोक्रेसी, और आज भी कहते हैं रेस्ट इन पीस डेमोक्रेसी। मुझे लगता है डेमोक्रेसी है हमारे देश में, बहुत कमजोर हो रही है, उस पर हमला हो रहा है, लेकिन अभी भी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं, उसको मजबूत करने की जरूरत है। और वो मजबूत तभी होगी जब हम हर इंस्टीट्यूशन में, चाहे वो पार्लियामेंट हो, जुडिशरी हो, मीडिया हो, हर इंस्टीट्यूशन में रिप्रेजेंटेशन की बात को, जो रिप्रेजेंटेशन का डिस्कोर्स है, उसको पुश करेंगे। और सेकुलरिज्म ठीक है, हमारा देश जो है वो सेकुलर प्रिंसिपल्स पे चलना चाहिए। हमारा संविधान कहता है कि हम सेकुलर देश हैं, लेकिन हमको पॉलिटिक्स को सेकुलरिज्म और कम्युनिज्म के बाइनरी से बाहर निकल के अब थोड़ा रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिक्स की बात करनी चाहिए। और ये बात करना चाहिए कि भाई सिर्फ आप ये बोल के कि आप सेकुलर हैं, एक स्टेटस को नहीं बरकरार रख सकते हैं। आप लोगों के जो पावर प्रिविलेज, अपने पावर प्रिविलेजेस को नहीं बरकरार रखते हैं सेकुलरिज्म की आड़ में। आप सेकुलर हैं, उसकी हम इज्जत करते हैं। आप सेकुलर हैं, आप सेकुलर पोजीशंस लेते हैं, हम उसकी बहुत इज्जत करते हैं। लेकिन हम आपके साथ बैठ के आपके पावर को शेयर करेंगे। हम आपके साथ बैठ के आपके ऑर्गेनाइजेशंस में आपके बराबरी में काम करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये सब चीजें जब तक नहीं होंगी, तब तक चीजें नहीं बदलेंगी। तो हम जैसे लोगों को लगातार, ये बहुत सारे लोग हैं जो कर भी रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने अपना अच्छा खासा करियर त्याग करके इस लाइन पे बात करना शुरू किया है, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर इस लाइन पे वो बात करेंगे उनको दोबारा करियर में बहुत अच्छी नौकरियां तो नहीं मिलने वाली हैं। लेकिन मुझे लगता है कि सम पीपल हैव टू मेक दो सैक्रिफाइसेस एंड गो अहेड, और इसका जो अंजाम है, जो फल है, वो शायद आगे आने वाली पीढ़ी को मिले। तो दिस इज व्हाट द स्पिरिट शुड बी। जी जी, आप तीनों ने जो बात अपनी अपनी कही है वो बहुत वैलिड है और बहुत इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव लेकर करके आए हैं। इंस्टेड ऑफ गोइंग ब्लैक एंड व्हाइट, जिस तरीके से बात रखें उससे उसका एसेंस निकल करके आता है और उससे ये जाहिर होता है कि लोगों की अभिव्यक्ति की जो आजादी है वो है। कई दफा ऐसे मौके आए हैं जब लोगों की अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला हुआ है। जब CANRC का प्रोटेस्ट होता है, पीसफुल प्रोटेस्ट होता है और नौजवानों को जेल में डाल दिया जाता है, तब अभिव्यक्ति की आजादी है, तब डेमोक्रेसी की हत्या है और तब जो है उस पे एक अटैक है। तो इसको बहुत अच्छे से देखने की भी जरूरत है, इस पूरे बाइनरी को अंडरस्टैंड करने की भी जरूरत है कि ये जो मीडिया है वो कौन चला रहे हैं, इसका नेक्सस क्या है, इसका कनेक्शन क्या है, किन मुद्दों पर अभी टीआरपी स्कैम आया पूरा का पूरा, ऑलरेडी वो चल रहा है मामला। तो ये जो है उस पूरे डायलॉग को और ज्यादा डेप्थ में ले जाने की जरूरत है। और मैं बिल्कुल असद भाई की इस बात से एग्री करता हूं कि बार बार ये कहने की जरूरत नहीं है कि डेमोक्रेसी रेस्ट एंड पीस, और या फिर अनिल चमारिया जी ने जिस तरीके के जो अलग अलग जो नेक्सस है उसको जिस तरीके से उन्होंने सामने लेकर के आया कि क्या कनेक्शन है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है मीडिया हाउसेस की, वो जब नहीं शो करते हैं तो क्या होता है, और अल्टरनेटिव मीडिया को री एग्जामिन करने की जो अनिल चमारिया जी ने बात कही,
वो बहुत वैलिड है कि हम भी सेम रास्ते पे ना चल पड़े। और जिस तरीके से डॉक्टर मनीषा बांगर ने रिप्रेजेंटेशन की बात करी, तो ये तीनों जो आप लोगों ने पर्सपेक्टिव आपने प्रेजेंट करे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत वैलिड है, और इस तरीके की चर्चाएं और ज्यादा होनी चाहिए। और मैं अपने सभी दर्शक जो जुड़े हैं और जो आगे इस वीडियो को देखेंगे, उनसे अनुरोध कहूंगा कि आप भी अगर अपने कुछ चर्चा में शामिल होना चाहते हैं और आप कुछ अपना ओपिनियन बताना चाहते हैं, या आपने इस पूरी चर्चा को किस तरीके से देखा है या क्या समझा है, वो आप हमें कमेंट में लिख कर करके जरूर बताएं। आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे नेशनल इंडिया न्यूज। थैंक यू धन्यवाद। सो मच। थैंक यू। धन्यवाद आपका भी। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना